यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है? बेलारूस, अजरबैजान, यूक्रेन, आर्मेनिया। तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यूक्रेन। ठीक है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत। तो मुक्त द्वार नीति का संबंध मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर है, वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र, ये सभी। तो वैश्विक साझा संपदा में शामिल है मेरे प्यारे बच्चों ये सभी। ठीक है, आपका सही हो जाएगा 5 नंबर का ए सभी। वायुमंडल भी है, समुद्र भी है, अंटार्कटिका भी है। इसके बाद है, वैश्वीकरण का कारण है? शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का पतन। ठीक है, सूचना क्रांति यहाँ पे रहेगा, सूचना क्रांति। ठीक है, तो शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का पतन और सूचना क्रांति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों कारण है वैश्वीकरण के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां नंबर है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा थी। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। 8वां नंबर है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1956। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1950, 1947, 1947, 1946। तो मेरे प्यारे बच्चों चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 को। ठीक है, 1950 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। शाह आयोग का गठन कब हुआ? 1975, 1977, 1978, 1979। तो शाह आयोग का गठन हुआ था 1977, 28 मई 1977 को हुआ था। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, तो आप सारे प्रश्न को तैयार करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। तो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। शीतवाद का एक प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान ये 2 दक्षिण एशिया के देश हैं। 13 नंबर है, नेपाल गणतंत्रात्मक देश कब घोषित किया गया? तो नेपाल को 28 मई 2008 को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेपाल को 28 मई 2008 को गणतांत्रिक देश या राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम। तो एक जापान लिख लीजिए, एक स्विट्जरलैंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देश जापान और स्विट्जरलैंड। 15 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों,
1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शीत युद्ध का शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरी है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगो यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था, यानी गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम का उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण सुरक्षा करना था। ठीक है। इसके बाद है गोवा को संघीय राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो गोवा को 30 मई 1987 को संघीय राज्य यानी पूरा राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, 1989 में से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन क्यों हुआ। तो 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर 50 शब्दों में देना है। ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है आर्थिक संकट। सोवियत संघ में केंद्रीय नियोजन प्रणाली के कारण आर्थिक विकास में रुकावटें आईं और नतीजन आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। दूसरा है राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार। विभिन्न जातीय समूहों और राष्ट्रों में स्वतंत्रता की प्रवृत्तियों और उनके अधिकारों की मांग ने संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की विदेशी नीति के दो उद्देश्य बताइए। तो भारत की विदेशी नीति के दो प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया है। दूसरा है आत्मनिर्भरता और विकास। भारत की नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण के सुधार के दो उपाय का उल्लेख कीजिए। तो वैश्विक पर्यावरण के सुधार के दो उपाय निम्न है। पहला उपाय है विकल्पीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग, जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का बढ़ावा देना, जिससे फॉसल फ्यूल्स की निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण घटे। वनों की रक्षा और वृक्षारोपण, इसमें लिखेंगे वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सके और पारिस्थितिकी संतुलन रहे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आसियान क्या है, यह क्यों गठित किया गया। तो आसियान का पूरा नाम आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो 1967 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्या है। तो जम्मू कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्षेत्रीय विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ। 1947 के विभाजन के समय कश्मीर का विशेष दर्जा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप और स्थानीय असंतोष ने इसे जटिल बना दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव के दो प्रमुख राजनीतिक सुधार निम्नलिखित हैं। पहला है पेरोस्ट्रोइका। यह सुधार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सरकार के ढांचों को पुनर्निर्मित करने के लिए किया था, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में काम किया जाए। दूसरा है ग्लासनोस्त। क्या है ग्लासनोस्त, इसमें लिखेंगे यह सुधार सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए था, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता और आलोचना की अनुमति दी गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे।
तो 27 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारतीय संघ के राज्यों की सटीक सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसका गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत किया गया था ताकि राज्य संरचना को अधिक व्यवस्थित और समान बनाए रखा जा सके। इसके बाद आगे लिखेंगे, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। पहला था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसके आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा है संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार। आयोग ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की, जिसमें छोटे और सुविधाजनक प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता थी। इसके बाद तीसरी हेडिंग है, मूल अधिकारों और शक्तियों का वितरण। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारतीय संघ की राज्य संरचना को नया रूप मिला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। 1947 में पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोग का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इसके बाद है राज्य पुनर्गठन। विभाजन के कारण कई रियासतें स्वतंत्र थी, जिनका भारत या पाकिस्तान से विलय करना आवश्यक था। इसमें कश्मीर है, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे विवादित मुद्दे थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरी हेडिंग है आर्थिक संकट। तो देश को युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की कमी का सामना करना पड़ा। चौथा है संविधान निर्माण। एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। पांचवा शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिन्हें सुधारने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ी। इसके बाद छठी हेडिंग है विदेशी संबंध। नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति स्थापित करने की चुनौती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, देशी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें स्वतंत्र थी और उनका विलय भारतीय संघ में करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कई रियासतें विवादित थी। भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसली रियासतों के शासकों को समझाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आगे लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता और विभाजन के बाद की सांप्रदायिक स्थिति के बावजूद अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादों को भारतीय सेना की मदद से सुलझाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री पटेल ने रियासतों के विलय के लिए विलय प्रस्ताव पत्र का इस्तेमाल किया, जो रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान के तहत अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता था। इस प्रक्रिया ने भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं भारत की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों लक्षित विकास। प्रत्येक योजना का उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद दूसरा है समाजवादी दृष्टिकोण। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना और गरीबी उन्मूलन करना था। तीसरा है नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया। इसके बाद अगली हेडिंग है चौथी, लिखेंगे संसाधनों का कुशल उपयोग। सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की गई ताकि आर्थिक विकास में गति लाई जा सके। फिर है विकास के विभिन्न क्षेत्र। योजनाओं में कृषि, औद्योगिकरण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेगा आपको। तो जो प्रश्न हम बता रहे हैं आप तैयार करेंगे। भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय दल प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। 32 नंबर है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है।